हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 5वीं क्लास है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बिल्कुल आसान भाषा में। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कोशिका विभाजन से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन इस चैप्टर में मैं जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन सभी में कवर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं, कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 5-7 मिनट मैं आपको कल का रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आज की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, कल हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल मैंने आपको समसूत्री विभाजन में विभाजन प्रावस्था पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इन सभी के बारे में रिवीजन करवाया था। देखो भैया, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो यह वह विभाजन है जिसमें बनने वाली जो संतति कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। मान लीजिए ये कोई कोशिका है। अब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करेगी, लेकिन डिवाइड करने से पहले इस कोशिका में क्या होगी? वृद्धि होगी, और वृद्धि के बाद में तब जाकर के 2 भागों में डिवाइड होगी। समसूत्री विभाजन में हमेशा याद रखना है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर इसमें 46 गुणसूत्र है तो भैया बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। जो कोशिका डिवाइड हुई है उस कोशिका को कहा जाता है मात्र कोशिका। उस कोशिका को क्या कहा जाता है? मात्र कोशिका कहा जाता है। और जो नई कोशिका बनी है इन्हें कहा जाता है संतति कोशिका, या फिर पुत्री कोशिका भी कह सकते हैं, या फिर पुत्री कोशिका भी कह सकते हैं। ये पुरानी कोशिका है और ये पुरानी कोशिका ही क्या होगी? विभाजित होगी, डिवाइड होगी। और जो नई कोशिका बनी है, इन नई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? संतति कोशिका या पुत्री कोशिका। यानी कि ये जो बनती है ये नई कोशिका होती है, जिन्हें हम पुत्री या संतति कोशिका कहते हैं। समसूत्री विभाजन में इतना याद रखना है कि बनने वाली ये जो नई कोशिका है या फिर संतति कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी होगी उतनी ही किसमें होगी? इस मात्र कोशिका में होगी। देखो, मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो बनने वाली नई कोशिका यानी कि पुत्री या संतति कोशिकाओं में भी कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें 2n गुणसूत्र होंगे, तो बनने वाली जो कोशिका होगी उसमें भी 2n गुणसूत्र होंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी मैं पहले बता चुका है कि नहीं है। तो जब भी कोई कोशिका विभाजित तो होती है तो उससे पहले वो वृद्धि करती है, तो ये वृद्धि प्रावस्था है। और इस वृद्धि प्रावस्था को क्या कहते हैं? हम इंटरफेज कहते हैं। जब कोई कोशिका विभाजित होती है, अंतरा कोशिका नहीं, अंतरावस्था। जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले उसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने में लगभग 95% का समय लगता है, और विभाजन सिर्फ 5% में हो जाती है। तो विभाजन प्रावस्था जो होती है, उस विभाजन प्रावस्था का जो समय है वो 5% है, और 95% समय होता है इंटरफेज का।
मनुष्य की कोशिका संवर्धन माध्यम में 23 घंटे का समय तो इसमें लगाती है, 24 घंटे में विभाजित होती है, 1 घंटे का समय इसमें लगाती है, यानी कि 95% समय तो भैया इंटरफेज में लगता है, पहले पढ़ा करके आ चुका। और विभाजन प्रावस्था या प्रावस्था में 5% का समय लगता है। इस इंटरफेज में हमने G1 के बारे में पढ़ा, S के बारे में पढ़ा और G2 के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो विभाजन अवस्था है, इस विभाजन अवस्था को मैंने 2 भागों में बांटा गया था। आपको याद है, पहला, जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी तो सबसे पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक द्रव का। बताया था, केंद्रक द्रव का विभाजन होता है। और केंद्रक द्रव का जो विभाजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। बताया था। और कैरियोकाइनेसिस भी 4 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है, जिनमें से पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, क्रम से याद रखना है, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। जब ये कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाएगा, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज समाप्त हो जाएगा, तो भैया केंद्रक द्रव का विभाजन पूर्ण रूप से हो जाएगा, यानी कि केंद्रक 2 भागों में बंट जाएगा। उसके बाद में केंद्रक द्रव के विभाजन के बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है वो जंतु कोशिका में खांचन विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिका में आया कुछ याद? और पादप कोशिका में फ्रेगमोप्लास्ट विधि द्वारा होता है। फ्रेगमोप्लास्ट विधि द्वारा पादप कोशिका में। तो कल मैंने आपको समसूत्री विभाजन की एम अवस्था यानी कि विभाजन प्रावस्था पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से संबंधित थ्योरी करवाई थी भैया। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप सभी को पता होगा। अब आज की इस क्लास में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और 1 घंटा और 5 मिनट की क्लास हुई थी, मैंने इनमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम लेके गए थे। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है? कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर आपने एक एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनी तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि कोशिका विभाजन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो तो फिर भैया आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाएगा, वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाएगा। इतना आपको याद रखना है। मैंने इसकी पीडीएफ भी डाल दी है। मैं जितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन सभी की पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हर रोज मैं 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट करवाता हूँ, बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टरों का। तो जाकर दीजिए उन टेस्टों को, बहुत काम की चीज़ है। वहाँ पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टरों की पीडीएफ डाल रखी है, जो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसका मतलब ये है कि पिछली 4 क्लासें आपने हमारे साथ नहीं देखी है। और अगर आपने पिछली 4 क्लासें देखी है तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए हो। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बताया है। पहले वृद्धि प्रावस्था आती है, जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, जिसमें लगभग 95% का समय लगता है। जैसे हम हमारे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम देने से पहले हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में ज़्यादा समय लगता है, वैसे ही जब कोई कोशिका विभाजित होगी तो उससे पहले वो तैयारी करती है। तो तैयारी वाली अवस्था को वृद्धि अवस्था या इंटरफेज या अंतरावस्था कहते हैं। इसमें 95% का समय लेती है। इसमें हम G1, S और G2 के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में विभाजन प्रावस्था आ जाती है, जिसमें कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। समसूत्री कोशिका 2 भागों में, ठीक है। अर्धसूत्री एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहले केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, जब भी कोई कोशिका का विभाजन होगा तो भाई कोशिका के अंदर केंद्रक होता है तो केंद्रक द्रव का विभाजन होगा, इसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है।
समसूत्री विभाजन में 4 प्रावस्था होती है कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और कोशिका द्रव विभाजन होता है केंद्रक द्रव विभाजन के बाद में, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव का विभाजन होगा वो खांचन विधि द्वारा होता है, और पादप कोशिका में फ्लेग्मोप्लास्ट विधि द्वारा होता है। चले, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया ही होगा, मैं मिटा देता हूँ। और अब हम आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। समसूत्री विभाजन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कल की क्लास आपने देखी होगी, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने देखी है तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर बेहतर तरीके से दे पाओगे। और अगर आपने नहीं देखी है तो फिर भैया जैसे एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो ना, वैसे बैठे रहना। ये एग्जाम हॉल से कम नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, आपको यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप शुरू से लेकर के अगर 4 क्लासें अगर आपने देख ली है तो इसकी 2 क्लासें और आएगी मेरे भाई, वो भी देख लेना। आज की हो गई 5, 7, 8 क्लासों में चैप्टर पूरा हो जाएगा। लेकिन 8 क्लास के बाद में भैया इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले 4 क्लासों में। कल तो मैंने कोई क्वेश्चन करवाया नहीं था, उससे पहले 3 क्लासों में हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए, तो भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुणसूत्रों की जो बाहरी संरचना होती है उसका अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, कि भाई जो गुणसूत्र होती है, जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों की बाहरी, मॉर्फोलॉजी का एक्चुअली में मतलब बाहरी संरचना का अध्ययन ही होता है। तो गुणसूत्रों की बाहरी संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? भाई गुणसूत्र स्पष्ट किस अवस्था में होते हैं आपको यह बताना है, ताकि हम गुणसूत्रों की बाहरी संरचना का अध्ययन हम स्पष्ट रूप से कर सके। वो अवस्था बतानी है आपको। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम किस अवस्था में होता है भैया? यानी कि गुणसूत्रों की बाहरी संरचना का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? बताइए, बताइए भैया, क्या होगा राइट आंसर? प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा या टेलोफेज होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। देखो, यहाँ पर गुणसूत्रों की बाहरी संरचना के बारे में बात की गई है। आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? पादप की बाहरी संरचना के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ये सब पादप के बाहरी भाग है जिनके बारे में अध्ययन करते हैं हम प्लांट मॉर्फोलॉजी में, यानी कि पादप आकारी में, पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन। वैसे ही अगर आपको गुणसूत्र की बाहरी संरचना के बारे में अगर अध्ययन करना है तो आप किस अवस्था में करोगे, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन समसूत्री विभाजन से संबंधित है। समसूत्री विभाजन की कुछ अवस्था दे रखी है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है कि नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, या फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन इस तरीके से होंगे, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो कि भाई समसूत्री विभाजन से है या फिर अर्धसूत्री विभाजन से है। अगर सिंपल ऑप्शन है तो समसूत्री विभाजन है, फर्स्ट या सेकंड है तो अर्धसूत्री विभाजन है। सिंपल सी बात है। तो गुणसूत्र की बाहरी संरचना का अगर आपको अध्ययन करना है तो मेटाफेज अवस्था देखनी पड़ेगी आपको। और कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था भैया मेटाफेज अवस्था के बारे में। ईयरली मेटाफेज भी मैंने आपको पढ़ाया था और लेट मेटाफेज भी मैंने आपको पढ़ाया था। बोलो, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था भैया कि एक तो मेटाफेज में क्या क्या होता है, जो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से 2 चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की सहायता से नहीं समझाने वाला, जो चीजें मुख्य है और आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है वो लाइन लिखने वाला हूँ। तो मेटाफेज में एक तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो तर्कु तंतु होता है, इस तर्कु तंतु का निर्माण होता है।
भाई मेटाफेज में किसका निर्माण होता है? तर्कु तंतु का निर्माण होता है। और आप सभी को पता है ये तर्कु तंतु कहाँ पर होता है। तो देखो, मान लीजिए ये आपका गुणसूत्र है कि नहीं है? ये आपका गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र की जो भुजा होगी इन्हें क्या कहेंगे हम? क्रोमेटिड। ठीक है। बीच वाले जो पॉइंट होता है, पॉइंट वाला जो बिंदु होता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। और दो डिस्क के समान संरचना लगी हुई होती है सेंट्रोमियर के पास में, जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर, जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है। तो इस काइनेटोकोर से ये तर्कु तंतु जो होता है, ये क्या है? ये तर्कु तंतु है। ये तर्कु तंतु है। तो ये तर्कु तंतु जुड़ा हुआ होता है। तो एक तरफ तो ये तर्कु तंतु किससे जुड़ा हुआ होता है? इस काइनेटोकोर से। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ होता है तारक काई से। तारक काई से। ठीक है। तारक काई के चारों ओर एस्टर रे थी, जिसको स्थायित्व प्रदान कर रही थी। मैंने आपको कल बताया था एस्टर रे। और एस्टर रे का निर्माण किससे हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन से हुआ है भैया एस्टर रे का निर्माण। ठीक है। तो तर्कु तंतु इसका निर्माण होता है भैया किस में? किस फेज में? किस अवस्था में? तो मेटाफेज में। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, मैंने स्पष्ट रूप से बताया था। ईयरली मेटाफेज में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो तारक काई है वो गुणसूत्रों की, वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। दूसरी लाइन मैंने आपको लिखवाई थी कि भैया जो तर्कु तंतु है, इस तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ईयरली मेटाफेज की दूसरी लाइन है ये कि तर्कु तंतु का निर्माण काइनेटोकोर और तारक काई के बीच में होता है। और तीसरी लाइन क्या थी ईयरली मेटाफेज में? तीसरी लाइन थी मेरे भाई, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो, कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका द्रव में आ जाते हैं। ठीक है। और लेट मेटाफेज की पहली लाइन क्या थी? कि गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। बताया था, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, बताया था। और दूसरी लाइन क्या थी? एक लाइन ये थी भैया कि जो गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। अगर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है तो ये दो पॉइंट याद कर लेना मेरे भाई, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं, ताकि आप गुणसूत्र की भारी संरचना का अध्ययन कर सकते हो समसूत्री विभाजन की इस मेटाफेज पर अवस्था में। बोलो। और गुणसूत्र इसमें तर्कु तंतु से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आपके दिमाग में नई चीजें घुसती है तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो मेटाफेज में तर्कु तंतु का निर्माण होता है, और गुणसूत्र जो होता है वो मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। किस में? इस मेटाफेज में। डायग्राम बनाओ किस तरीके से आते हैं। ये कोशिका है, तो बीच में मध्य पट्टिका होती है भैया। ठीक है। आया कुछ याद? तो तारक काई ध्रुवों पर पहुंच गए, चारों तरफ एस्टर रे का निर्माण हो गया। एस्टर रे माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई एक संरचना होती है, और इससे इस तरीके से तर्कु तंतु जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? ये तर्कु तंतु है भैया। यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? काइनेटोकोर से। यहाँ पर काइनेटोकोर होती है, और दूसरी तरफ तारक काई से, और ये भुजा से भी जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर क्या है? ये तर्कु तंतु। इस तरीके से डायग्राम बनाया था मैंने, अगर आपको पता हो तो, लेट मेटाफेज में। ठीक है। ईयरली मेटाफेज में आपको पता है जो प्रोफेज होता है, उस प्रोफेज में केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका सब विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में जो केंद्रक है उसके अंदर क्या गुणसूत्र जो होते हैं वो मेटाफेज में किस में आ जाते हैं? कोशिका द्रव में आ जाते हैं भैया।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। तर्कतंतु का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो मेटाफेज में होता है। किस किस के बीच में होता है? तो मैंने आपको बता दिया, काइनेटोकोर और तारकाय के बीच में होता है। और गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं। ये देखो, ये मध्य पट्टिका है, ये बीच की, ये मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, इस जगह पर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपसे आज के बाद में क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्रों की जो बाहरी संरचना होती है उसका अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है, तो किस अवस्था में किया जाता है मेरे भाई? मेटाफेज में किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई तर्कतंतु का निर्माण किस अवस्था में होता है, तर्कतंतु का निर्माण होता है मेटाफेज अवस्था में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर किस अवस्था में आते हैं, तो भैया मेटाफेज अवस्था में आते हैं। बोलो, क्या चीजें आपको समझ में आई या नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम मेटाफेज से दो क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। चले आगे। ओके, देखो भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या फिर टेलोफेज में? इस तरीके से भैया सिंपल क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब आप पढ़ते नहीं हो ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत कठिन लगने लग जाते हैं। फिर दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। अभी मैंने बनाया ही था कि जो मेटाफेज अवस्था होती है, इस मेटाफेज में क्या होता है कि जो तारकाय है वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तारकाय के चारों ओर एस्टर रे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो भैया मध्य पट्टिका पर पहुंच जाते हैं। तो मध्य पट्टिका है कि नहीं है? देख सकते हो आप, ये बीच वाले मध्य पट्टिका है। और इससे क्या जुड़े हुए होते हैं? यहाँ पर काइनेटोकोर होते हैं। इन काइनेटोकोर से क्या जुड़े हुए होते हैं? तर्कतंतु जुड़े हुए होते हैं। और गुणसूत्रों से भी तर्कतंतु जुड़े हुए होते हैं, इतना भी आपको याद रखना है। ये क्या है? ये तर्कतंतु है मेरे भाई। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आ गया कल की बात याद। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तारकाय है और ये जो तर्कतंतु होता है, ये एक तरफ तो तारकाय से जुड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ देख सकते हो आप, ये तारकाय रहा, और दूसरी तरफ ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं। और ये काइनेटोकोर कहाँ होती है? गुणसूत्रों के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के पास में डिस्क के समान संरचना होती है, जिससे क्या जुड़े हुए होते हैं? तर्कतंतु जुड़े हुए होते हैं। बोलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये लेट मेटाफेज का डायग्राम है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? और ईयरली मेटाफेज में क्या होता है? तो तारकाय ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं, तर्कतंतु का निर्माण होता है मेरे भाई। किसका निर्माण होता है? तर्कतंतु का निर्माण होता है ईयरली मेटाफेज में। और गुणसूत्र है वो कोशिका ध्रुव में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है क्वेश्चन? क्लियर हुआ? अब देखो, मेरे पास कोई स्टूडेंट तो है नहीं है, हमारी क्लास लाइव तो चलती नहीं रहती, अकेला रहता हूँ तो पता भी नहीं लगता, बात नहीं हो पाती ना, रूम में कोई नहीं, अकेला हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, पर करूँ क्या, आदत बनी हुई है। थोड़े दिन बाद में जब सेटअप तैयार हो जाएगा तो लाइव आया करेंगे, लाइव आपसे बातचीत रहेगी, लाइव आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेटाफेज से एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। चले आगे। ओके, देखो भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था के दौरान तर्कतंतु बनते हैं और गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं? आपके ऑप्शंस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेटाफेज से ही पूछे जाते हैं, एनाफेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखो डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझना। अब इसका आंसर तो आपको पता है, मेटाफेज है। तो देखो ईयरली मेटाफेज में मैंने एक डायग्राम बनाया था कि जो तारकाएं होते हैं वो ईयरली मेटाफेज में किसकी ओर गति करते रहते हैं, ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं। लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका ध्रुव में आ जाते हैं, क्योंकि लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, कोशिका ध्रुव में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने कहा था कि तर्कुतंतु का निर्माण होता है। ये देखो, ये तर्कुतंतु तारकाएं और काइनेटोकोर इससे जुड़े हुए होते हैं। मैंने डायग्राम बनाया भी था, अगर आपको पता हो तो कल। तो ये क्या है, ये तर्कुतंतु है भैया। बताओ, ये तर्कुतंतु एक तरफ तो तारकाएं से जुड़ा हुआ होता है, ये तारकाएं है, और ये क्या है, ये काइनेटोकोर है। तो इसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने ईयरली मेटाफेज में। तारकाएं ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं, तर्कुतंतु का निर्माण तारकाएं और काइनेटोकोर के मध्य होता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका ध्रुव में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। अगर मैं आपको डायरेक्ट कल यहाँ से क्वेश्चन करवाता तो हो सकता है आप में से बहुत सारे इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते, मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाता। लेकिन जिसने कल की क्लास देखी है तो भैया वो इस क्वेश्चन में, इस क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चनों का आंसर दे रहा होगा। इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ जाकर के फाइल में देख लेना भैया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बोलो किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और कोशिकांग विलुप्त हो जाते हैं? आपके ऑप्शंस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैंने आपको प्रोफेज बताया था भैया, अगर आपको याद हो तो। इसका राइट आंसर प्रोफेज होगा। ईयरली प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है, तारकाएं ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं, और क्रोमेटिन संगठित होकर के प्रागुणसूत्रों का निर्माण करता है। बोलो बताया था या नहीं बताया था? मैंने 2 डायग्राम बनाए थे। पहले डायग्राम में ये तारकाएं ध्रुवों की ओर गति करते रहते हैं, ठीक है, केंद्रक झिल्ली टूटने स्टार्ट हो जाती है, केंद्रिका भी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर प्राग गुणसूत्रों का निर्माण हो रहा था भैया। तो कुछ इस तरीके से मैंने गुणसूत्र बनाए थे। पहले धागों के रूप में थे क्रोमेटिन, है कि नहीं है, अब संगठित होकर के ये गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो रहे थे भैया। तो प्राग गुणसूत्रों का निर्माण किया था यहाँ पर। तो अगला मैंने ईयरली प्रोफेज का है। लेट प्रोफेज में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल, कहने का मतलब ये जो केंद्रक झिल्ली है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई थी, हल्की फुल्की दिखाई दे रही थी। केंद्रिका भी बिल्कुल हल्की फुल्की दिखाई दे रही थी, ये भी विलुप्त हो गई थी, है कि नहीं है। तारकाएं जो है वो ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं अभी भी, लेकिन पहले की तुलना में ज़्यादा। और यहाँ पर आपको गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से कहने का मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो यहाँ पर मोटे व कुंडलित हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखो, केंद्रक झिल्ली
ये बिल्कुल विलुप्त हो गई। इसके बाद मेटाफेज में तो भैया जो ये जो क्या बोलते हैं गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका द्रव में आ जाते हैं। तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। और जो कोशिकांग है, कोशिकांग में भी कौन, अंतःपर्दवी जालिका, जिसे ER कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय, और भी बाकी के कोशिकांग जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और कोशिकांग विलुप्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। याद रखना इस प्रोफेज के, देखो अब मैं जो आपको लाइन बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज तक पिछले 4 क्लासों में मैंने ये लाइन पहले कभी नहीं बोली है, ये पहली बार बोल रहा हूं और अंतिम बार बोल रहा हूं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। जो प्रोफेज अवस्था होती है, इस प्रोफेज अवस्था की जस्ट उल्टी होती है भैया टेलोफेज अवस्था, यानी कि विपरीत अवस्था होती है ये। अब विपरीत अवस्था कैसे होती है ये टेलोफेज वाली, क्योंकि प्रोफेज में मैंने कहा कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और कोशिकांग विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन इस टेलोफेज में वापिस केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और जो कोशिकांग है ये पुनः उत्पन्न हो जाते हैं भैया, पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, कोशिकांग पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो किस अवस्था में, टेलोफेज में। 2 क्वेश्चन करवा दिए भैया मैंने यहीं से ही। तो प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और जो कोशिकांग है वो विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत किसमें, टेलोफेज अवस्था में। टेलोफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और कोशिकांग है भैया वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। भाई यहाँ पे विलुप्त हो गए ना प्रोफेज में, तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। मुंह में छाले से हो गए, पता नहीं किस कारण हो गए, इसकी वजह से थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ तक की चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल जो मैंने पढ़ाया, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 की ओर चले। ओके, देखो भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि समसूत्री विभाजन में जो सेंट्रोमियर होता है उसका विभाजन किस अवस्था में होता है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में, एनोफेज में। इसका राइट आंसर क्या होगा, एनाफेज। कल की क्लास याद करो। सेंट्रोमियर का विभाजन लेट मेटाफेज में गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ गए, लेकिन अब हम ईयरली एनाफेज की बात करें तो ईयरली एनाफेज में मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाए। तारक काय ध्रुवों पर पहुंच गए, आपको पता है। फिर मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, मैं आपको बना के दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से डायग्राम था। इस तरीके से मैंने डायग्राम बताया था। पहले गुणसूत्र कैसे था, लेट मेटाफेज में इस तरीके से था, बीच में सेंट्रोमियर था और एक गुणसूत्र ऐसे था। ठीक है, चारों तरफ एक कोशिका थी। ये लेट मेटाफेज की बात करूं तो मध्य पट्टिका पर क्या थे, इसमें गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर उपस्थित थे। लेकिन मेटाफेज के बाद में जैसे ही एनाफेज आता है तो ईयरली एनाफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर होता है ये बीच में गुणसूत्र बिंदु होता है, सेंट्रोमियर होता है।
इसे गुणसूत्र बिंदु ही कहते हैं ना हिंदी में, कमेंट में बता देना। बीच में सेंट्रोमियर होता है ये वाला, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ से विभाजन होगा इसका इस तरीके से, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो तारकाएं होते हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप लेट मेटाफेज में देखते हो तो बीच में से विभाजन होता है, तो इसे दो भागों में बट जाएगा भैया ये गुणसूत्र, है कि नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो कि जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया और जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र डबल हो जाते हैं। मैंने लिखाया था ईयरली एनाफेज, याद करो, लिखाया था मैंने। और ध्रुवों की ओर गति करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो होते हैं वो गुणसूत्र है, वो ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं इसी प्रावस्था में। तो देख सकते हो ये तर्कु तंतु है ये। अब तर्कु तंतु खींच रहा है, किसको खींच रहा है भैया तर्कु तंतु? ये तर्कु तंतु इस गुणसूत्र को खींच रहा है। तो ये देखो ध्रुवों की ओर पहुंच रहे हैं। बीच में से विभाजन हो चुका है सेंट्रोमियर का, यहाँ से इसमें से ऊपर वाला हिस्सा अलग गया, नीचे वाला हिस्सा है जो अलग गया है, बीच में से विभाजन हुआ है। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, तो इसका एक भाग तो यहाँ पे आ गया, एक भाग यहाँ पे आ गया, एक भाग ऊपर गया और एक भाग इधर गया। तो यहाँ पर जब पहले दो गुणसूत्र थे तो अब डबल हो गए, 4 हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम? तो सेंट्रोमियर का विभाजन होगा तो गुणसूत्र डबल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और याद रखना, मैंने आपको बताया था कि कोशिका में जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो सेंट्रोमियर के बराबर क्या होती है? सेंट्रोमियर की संख्या के बराबर गुणसूत्रों की संख्या होती है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? बोलो, किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको लेट मेटाफेज का भी डायग्राम बना देता हूँ। वैसे बनाना तो नहीं चाहिए क्योंकि कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये तारकाएं है, इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो तारकाएं के पास ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। वो भैया ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो देखो यहां पर तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु छोटा भी हो चुका है, तो इसमें तर्कु तंतु जो होता है वो छोटा हो जाता है। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ये देखो ध्रुवों पर ही पहुंच गए ये गुणसूत्र। लेकिन याद रखना है कि गुणसूत्र की गति के समय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज लिख रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुणसूत्र गति के समय जो गुणसूत्र बिंदु होता है, पहले गुणसूत्र भुजा के बारे में लिख देता हूं। गुणसूत्र भुजा जो होती है वो मध्य पट्टिका की ओर होती है, और गुणसूत्र जो बिंदु है यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की ओर होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तर्कु तंतु जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि तर्कु तंतु ही तो खींच रहा है भैया यहाँ इसको, गुणसूत्रों को। तो ये चीजें आपको याद रखनी। मैंने आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि समसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है मेरे भाई? एनाफेज में होता है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आ रहा है ना भैया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, आप में से जो बाय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में मैंने 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जा करके देख लेना। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है इसी तरीके से पहले मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया और क्वेश्चन हल भी करवाए हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, 10 क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं। हर रोज डालता हूँ, पर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर हर रोज 15-20 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता हूँ, जिसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। लगभग 400 से 450 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
450 से भी ज़्यादा ही है टेलीग्राम चैनल पर। उनको वहाँ पर PDF भी उपलब्ध कराई जाती है, इंपॉर्टेंट सूचना भी दी जाती है आपके एग्जाम से संबंधित, और यूट्यूब से संबंधित जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे संबंधित अच्छी सूचना दी जाती है। इसलिए अगर आपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर इसकी कमान संभाली जाती है, इतना समझ लीजिए यूट्यूब की, इसलिए वहाँ पर जाना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में समसूत्री विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। कल हम अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करेंगे। चलिए भैया आगे। ओके, देखो भैया, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र पृथक होकर, यानी कि गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया था एनाफेज में, तो गुणसूत्र पृथक तो होने ही थे, पृथक होकर वो दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। बताइए किस अवस्था में पहुंच जाते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में? तो मेरे भाई एनाफेज में। लेट एनाफेज का मैंने डायग्राम बनाया था अभी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। ये तारक काय है, तारक काय के चारों ओर ये एस्टर रे है, ठीक है। फिर मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, आया। तो मैंने यहाँ पर बहुत चीजें भी लिखी थी भैया, इस तरीके से बनाया था मैंने कल। तो मैंने आपसे कहा था कि तर्कतंतु यहाँ पर छोटे हो जाते हैं, तर्कतंतु छोटे हो जाते हैं, और जो गुणसूत्र है ये भैया ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और गति करते समय गुणसूत्र की जो भुजा होती है वो मध्य पट्टिका की ओर होती है, देख सकते हो ये मध्य पट्टिका है भाई, ये मध्य पट्टिका है। तो गुणसूत्र की भुजा है ये मध्य पट्टिका की ओर है, और गुणसूत्र बिंदु है ये तारक काय की ओर है, ये तारक काय है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र पृथक होकर, यानी कि गुणसूत्र अलग होकर दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। देखो दोनों ध्रुवों की ओर पहुंच गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये देखो ये पहुंच रहे, ठीक है। तो बस आज यहीं तक ही, कल हम अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट करेंगे। समसूत्री विभाजन आपका समाप्त हो चुका है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।